बीजेपी में आखिरी चरण का दंगल है। किसका मंगल होगा, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। जनता के हाथ में प्रत्याशियों का चुनावी भविष्य है। किसका होगा मालवा निमाड़, बहुत सारे सवाल हैं। कौन बनेगा मंदसौर का महारथी, तो कौन होगा देवास में किसका होगा दबदबा, और रतलाम में किसका होगा राज तिलक, तो किसे मिलेगा महाकाल का आशीर्वाद। बहुत सारे हैं सवाल। 8 लोकसभा सीटों पर जहां चुनावी है और एक तरफ से चुनावी रण को लेकर जहां पहले से तैयारियां कर रहे हैं प्रत्याशी, उनकी पार्टी लगातार प्रचार करते नजर आ रही थी, लेकिन चुनावी प्रचार थम चुका है और अब आने वाले दिन में मतदान होना है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और अब सिर्फ जनता के हाथ में है कि कौन और किसे वो अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, कौन उनके लिए विकास में सहयोग करेगा। ये महत्वपूर्ण चीज है और इस सब का निर्णय लोकतंत्र में सिर्फ लोग ही करते हैं, यानी कि जनता करती है। और वो दिन होगा कल जब मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव होगा और अंतिम चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। मालवा निमाड़ क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र और एक बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़, जहां पर 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी है। सिर्फ मतदान के दिन का अब इंतजार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो खंडवा, खरगोन, धार, मंदसौर में वोटिंग है। साथ ही इंदौर लोकसभा सीट, धार लोकसभा सीट के साथ देवास और उज्जैन लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत प्रचार किया है। लगातार देखने को मिला कि दोनों ही पार्टियां इस क्षेत्र में प्रचार करते नजर आई हैं। प्रदेश संगठन के बड़े नेता दोनों ही पार्टियों के, चाहे एक तरफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह हो या फिर दूसरी तरफ बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, लगातार प्रचार करते नजर आए हैं। इन क्षेत्रों के अंदर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए। खुद बीजेपी से मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो उस साइड यदि कांग्रेस की तरफ बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी जमकर प्रचार किया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खंडवा क्षेत्र में चौथे चरण में प्रचार करते नजर आए हैं। तो ऐसे में प्रदेश संगठन ने पूरी ताकत मालवा निमाड़ में झोंक दी थी, क्योंकि 3 चरण के चुनाव संपन्न हो गए थे और ऐसे में सभी नेता चौथे चरण में जुटे हुए थे। और चलिए सीटों के समीकरण को भी समझेंगे। प्रचार बहुत किया पार्टियों ने, लेकिन किसके पक्ष में असली माहौल है, चलिए बताएंगे हमारे सहयोगी धार से विक्की राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की, एक तरफ यदि धार की बात की जाए तो सबसे खास हो जाता है धार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी बदला है और धार लोकसभा सीट वो सीट है जहां कभी कभार आदिवासी बहुल होने के कारण समीकरण ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में तो कभी कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन इस बार कैसा माहौल बना हुआ है, किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा निर्वाचन के लिए लगातार बीजेपी कैंपेनिंग कर रही थी और बीजेपी लगातार ये फोकस कर रही थी कि यहाँ पर किस प्रकार से जनता का जो मन है उसे टटोला जाए और जनता के बीच कैसे बीजेपी अपना परफॉर्मेंस करे, उसी को लेकर के लगातार यहाँ पर जो भाजपा के दिग्गज नेता, हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था। साथ ही हम बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर पहुंचे थे। और जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है, तो निश्चित तौर पर सभी जो नेता यहाँ पहुंचे थे इनका विशेषकर फोकस था आदिवासियों के ऊपर, क्योंकि यहाँ जो अभी 23 का जो विधानसभा चुनाव गया है इसमें यहाँ पर धार जिले की हम बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में यहाँ पर भाजपा को जो है हार का मुंह देखना पड़ा था। 5 सीटें भाजपा हार गई थी, महज 2 विधानसभा सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में जो पूरा का पूरा फोकस था वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व और जो भी तमाम नेता है भाजपा के, उनका पूरा पूरा फोकस आदिवासियों के ऊपर था रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो है एक तरफ बहुत सारे सवाल हैं धार लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास विक्की। इस वक्त हमारे साथ भारत पाटिल हमारे सहयोगी भी इंदौर से हैं। भारत, इंदौर लोकसभा सीट बहुत खास हो जाती है। इस सीट में जो है एक तरफ बीजेपी ने प्रत्याशी अपना बरकरार रखा है, लेकिन कांग्रेस ने नए प्रत्याशी चुना और वो प्रत्याशी अब जमीन पर नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुकाबला किससे है? क्या नोटा मुकाबला दे सकता है बीजेपी को सबसे महत्वपूर्ण चीज, या फिर बीजेपी कैंडिडेट इस बार इतिहास रचेंगे देश के अंदर एक बड़े मार्जिन के साथ?
भरत, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे सहयोगी भरत इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हैं। भरत, मेरा सवाल यही है कि एक तरफ इंदौर लोकसभा सीट पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प नहीं कह सकते, कहा जाता है कि हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता है, लेकिन इंदौर में मुकाबले के लिए कोई नहीं है, तो क्या अब ऐसे में बीजेपी इतिहास रच पाएगी? क्या एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर पाएगी इंदौर में? देखिए बिल्कुल संयम, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इंदौर को लेकर के, क्योंकि हालांकि इंदौर तो कहीं ना कहीं अब शंकर लालवानी के लिए जो राह थी वो आसान हो चुकी है, लेकिन अब अगर बात की जाए तो सिर्फ टारगेट ये रहेगा कि शंकर लालवानी कितने मतों से जीतते हैं। और अगर 8 लाख के करीब जो कि बीजेपी एजेंडा लेके चल रही है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम 8 लाख वोटों से जो है इस सीट को जीतेंगे, तो अगर 8 लाख वोटों से सीट को जीता जाता है तो देश का नंबर 1 वो शहर होगा जहां पर सर्वाधिक मतों से जो है चुनाव जीता गया हो। लेकिन लिहाजा इसका कि अक्षय कांति बम जिस तरह से चुनावी मैदान से दूर हो गए थे, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था, ऐसे में शंकर लालवानी को जीत को लेकर के जो है अब कहीं ना कहीं एक आसान राह जरूर मिली है, लेकिन एक बड़ा बहुमत का आंकड़ा जो है यहाँ पर नजर आएगा। और इसको लेकर के बीजेपी के लगातार जो बूथ कार्यकर्ता भी है ना, वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, तो इन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई कार्य को लेकर के अब क्या कुछ परिणाम होंगे, ये तो आने वाला वक्त लगातार कहा जा रहा है कि वहां का कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि एक तरह से जो कहा गया कि जो बीजेपी जीत को लेकर पहले से आश्वस्त थे, जीत रही है, पुराना गढ़ है बीजेपी का, लेकिन ये सब जो किया गया, कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में लाया गया, क्या इससे कोई खेमा है बीजेपी में जो नाराज है और उस खेमे के कार्यकर्ता नाराज हैं? देखिए खुल कर के बात की जाए तो सत्यनारायण सत्तन एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और उनके द्वारा ये भी उनके बयान सामने आए थे। उसके अलावा सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा स्पीकर रही है, इंदौर से सांसद रही है और अपनी बागडोर जो है वो शंकर लालवानी के हाथ में सौंपी थी। सुमित्रा महाजन भी खुद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के काफ़ी चौकन्नी हो गई कि आखिरकार इस तरह का अक्षय कांति बम को जो लिया गया, बीजेपी प्रत्याशी का बीजेपी में शामिल किया गया, इतना बड़ा प्रोपोगंडा किया गया, इस तरह को लेकर के उन्होंने भी साफ बयान था कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। और वाकई देखिए, अगर हम देखें जब से लोकसभा की सीट की शुरुआत की गई है, इंदौर हमेशा बीजेपी का एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। सुमित्रा महाजन एक लंबे वक्त तक यहाँ की लोकसभा सांसद रही है। सुमित्रा महाजन के सामने तमाम बड़े चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में थे। प्रकाश चंद सेठी जैसे बड़े कांग्रेसी नेता को सुमित्रा महाजन ने जो है मात दी थी। तो ये सारे समीकरण परिवर्तन होने के बावजूद एक अक्षय कांति बम का अगर हम रिकॉर्ड अगर देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई बड़ी भूमिका में नहीं थे। कांग्रेस में भी उन्होंने आज तक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा था। विधानसभा में जरूर वो 4 नंबर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उस वक्त उन्हें टिकट नहीं दिया था। इस वक्त जो समीकरण बदले, टिकट मिला उन्हें, और टिकट मिलने के बाद में जो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका ये आरोप प्रत्यारोप था कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर है या स्थानीय नेता है वो इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ना ही जो कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे वो कहीं ना कहीं नाराज थे, और इसी कारण उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। भारत, बार बार कहा जा रहा है कि इंदौर में जहां सबसे ज्यादा मतदाता है प्रदेश के अंदर, तो ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि नोटा भी एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर ले देश के अंदर, क्योंकि यदि 2019 का एक आंकड़ा देखें तो नोटा को 35,000 एक सीट से सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ा राष्ट्रीय दल खुद नोटा को प्रचार कर रहा है, तो ये समझा जाए कि नोटा भी एक बड़ा आंकड़ा ला सकता है। देखिए इसमें 2 तरीके के समीकरण बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए कल शनिवार था, आज रविवार है और परसों सोमवार, तो 3 दिन की अवकाश जो था ना, इसके कारण कई मतदाता जो है वो इंदौर से बाहर जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने जागरूकता को लेकर के कई अहम जो है काम किए थे, कई एनजीओ के साथ मिलकर के जनता को मतों के लिए जागरूक किया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि जिस तरह से एक तरफा माहौल हो गया, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के जो विचार में है वो अब इस चुनावी मैदान में वो लहर में अगर बात की जाए तो वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले मतदाता प्रतिशत जो है वो कैसे कवर कर पाएगा जिला प्रशासन, वो सबसे बड़ा परसेंटेज होगा, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है ज़्यादा से ज़्यादा मत हो इसको लेकर के जो है वो चुनावी मैदान में थे। अब दूसरी ओर अगर बात की जाए, समीकरण की छुट्टियों का भी असर पड़ेगा, गर्मी का भी असर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सर्वाधिक नोटा में मतदान होता है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार अपील करती आ रही है, उन्हें जनसभा निकाल दी, रैलियां निकाल दी, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरीकों से नोटा को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर नोटा को वोट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जैसे 2019 में याद
याद होगा कि तमिलनाडु का एक कैंडिडेट बीजेपी का किसी कारणवश उनका नामांकन वापस हुआ था और बीजेपी ने उस समय नोटा को प्रमोट किया गया था। आज कांग्रेस जो है नोटा को प्रमोट कर रही है। तो राजनीतिक सियासती जो ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ था, इसको लेकर के कभी जरूर भी भरत, तो लगातार देखते आ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के पास प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस के पास अब इंदौर में अंदर, जहां इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा है और उसके प्रचार में लगातार कांग्रेस जुटी हुई है। खंडवा का भी हाल जानेंगे। खंडवा से हमारे सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर इस वक्त जुड़े। हरेंद्र, खंडवा लोकसभा सीट भी बहुत खास हो जाती है यहां से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पहले सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया या उनकी टिकट की चाह नहीं थी खंडवा से। दोनों चीजें अभी भी एक तरफ सवाल बने हुए हैं। क्या कुछ इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है हरेंद्र? जी संयम, बिल्कुल। यादव एक कद्दावर नेता के रूप में जो एंट्री जिस तरह से 2009 में उन्होंने ली थी और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक पटकनी नंद कुमार सिंह चौहान को दी थी, इसके बाद खलबली मच गई थी। क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान लगातार 1996 से बीजेपी को यहाँ पर सीटें दिलाते आए थे, लेकिन इसके बाद जब 2009 में जब ये परिवर्तन हुआ, तब 2009 में परिवर्तन होने के बाद नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ पर अपने आप को संभाले और 2014 में एक बार फिर से अरुण यादव को पटकनी दी। कहीं ना कहीं अरुण यादव के दामन पर जो हार का जो ठीकरा लगा था, लिहाजा अरुण यादव ने इस बार एक डमी कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र पटेल को खड़ा किया है। अरुण यादव ने साफ तौर पर कहा था, पिछले 2 बार के चुनाव से देखा जा रहा है अरुण यादव सियासत में खुद को पीछे रख रहे हैं। आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है, देखा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा का गढ़ रहा है खंडवा, यहाँ पर एक बार फिर से दामन पर हार का दाग न लग जाए। अरुण यादव अपने आप को सेफ बैटिंग करते हुए, अपने बल्लेबाजी करते हुए एक डमी कैंडिडेट के रूप में अपने ही लोगों को आगे करते आए हैं। नरेंद्र पटेल भी उसी तरह से एक डमी कैंडिडेट है जो कहीं से भी मैदान में लड़ते हुए नहीं दिख रहे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके अंदर खुद निराशा है, क्योंकि वे खुद चाह रहे थे कि अरुण यादव मैदान में आए, आमना सामना। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन एक कड़ी टक्कर, एक कड़ा मुकाबला जनता देखना चाह रही थी। लेकिन अरुण यादव ने जिस तरह से मैदान छोड़ करके एक डमी कैंडिडेट को अपने लोग करके खुद मैदान में उठकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो खुद चुनाव मैदान में सामने नहीं आए, क्योंकि कहीं हार का कलंक, हार का ठीकरा उनके माथे पर न फूटे। इसलिए इस तरह से जो सियासत जो है, बहुत सी बातें सियासत में अंदर बिल्कुल हरेंद्र, तो डमी कैंडिडेट की बात आपने की है। बीते दिन भी रिजवान हमारे जो सहयोगी हैं बुरहानपुर से, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी यही कहा था, यदि अरुण यादव होते तो मुकाबला थोड़ा टक्कर का होता, भले ही शायद बीजेपी जीतती, लेकिन मुकाबला टक्कर का होता। लेकिन खंडवा में एक तरफा लड़ाई देखने को मिल रही है। अब जनता तय करेगी। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।